हेलो एवरीवन, आज हम लोग इमाम दुर्खैम को पढ़ेंगे। इमाम दुर्खैम बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके सोशोलॉजिस्ट हैं, क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्ज़ाम्स में आप कोई भी एक सोशोलॉजी का एग्ज़ाम दो, पेपर दो, आप इमाम दुर्खैम से ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1858 में और फ्रांस में हुआ था। तो बहुत बार एग्ज़ाम्स में ये आता है कि इमाम दुर्खैम कहाँ से बिलॉन्ग करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रांस से थे और इनका जो जन्म हुआ था ये 1858 में हुआ था, क्योंकि बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आता है। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आपको दे दिए जाते हैं, फिर आपसे बोला जाता है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेट ऑफ बर्थ भी पता होना चाहिए, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते थे ये भी, और कौन सा अप्रोच ये फॉलो करते थे। तो ये फंक्शनलिस्ट थे और इनका जो कौन सा मेथड ये यूज़ करते थे, तो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड यूज़ करते थे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड में आपसे अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है कि फ़र्स्ट यूज़ किसने किया था, तो सबसे पहले इसका यूज़ वेबर ने किया था और उसके बाद आप इमाम दुर्खैम, अगर इमाम दुर्खैम ऑप्शन में होंगे तो आप उसके बाद इमाम दुर्खैम पे टिक करोगे, ठीक है। और किसने किसने यूज़ किया था, तो वेबर और इमाम दुर्खैम दोनों ने यूज़ किया था, ठीक। अब इनके गुरु कौन थे? अगस्त कॉम्ट इनके गुरु थे, सेंट साइमन इनके गुरु थे, हेर्बर्ट स्पेंसर और मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। ये जो एज अ प्रोफेसर ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डम में पहले काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया, ठीक है। फिर इनका कौन सा अप्रोच रहा, तो सिंथेटिक अप्रोच इन्होंने फॉलो किया था। जो हम लोग देखते हैं ना कि फॉर्मल अप्रोच और सिंथेटिक अप्रोच, तो ये इन्होंने सिंथेटिक अप्रोच फॉलो किया था। फिर इन्होंने सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला इन्होंने बोला कि ये प्री इंडस्ट्रियल या प्री मॉडर्न सोसाइटी, दूसरा इंडस्ट्रियल या मॉडर्न सोसाइटी। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल या प्री मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में इन्होंने क्या कौन से बेसिस बताए थे डिवीज़न के लिए, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम्स में बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन्होंने बोला था कि हम लोग देखते हैं प्री इंडस्ट्रियल या प्री मॉडर्न सोसाइटी में। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब यांत्रिक एकजुटता और सामूहिक चेतना हम लोग किस में देखते हैं? पूर्व औद्योगिक या पूर्व आधुनिक समाज में। ये बहुत बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि आप देखोगे कि वहाँ पे लिखा होता है कि दुर्कheim के अनुसार प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी या प्री मॉडर्न सोसाइटी में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो यांत्रिक एकजुटता और सामूहिक चेतना। लोगों को आपस में मतलब ऐसे कुछ इतना वो लोग डिपेंडेंसी नहीं होती थी, लेकिन लोगों के अंदर एक सामूहिक चेतना होती थी, लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता था, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चीज़ें बांटी थी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पाई जाती है और इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। मतलब अगर मान लो कि जैसे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या था, हर कोई सब कुछ काम कर लेता था, ठीक है। गाँव में ही आपको वैद्य मिल जाते थे, गाँव में ही लोगों को मतलब एक-दूसरे की हेल्प कर देते थे। लेकिन जो आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखते हो तो स्पेशलाइज़ेशन हो गया है, यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया है। मतलब डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम करेगा, टीचर है तो वो टीचर का काम करेगा। अब डॉक्टर के बच्चों को अगर पढ़ाई करनी है तो ऑब्वियसली वो टीचर के पास जाएगा, ठीक है। और डॉक्टर अगर टीचर बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो वही यहाँ पे बात बता रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है और इसकी वजह से जैविक एकजुटता हमको देखने को मिलती है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी कि प्री इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उन्होंने बांटा था। प्री इंडस्ट्रियल में उन्होंने बोला कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पाई जाती है, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उन्होंने बोला कि इंटरडिपेंडेंसी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पाई जाती है। तो सॉलिडारिटी बेसिस पे भी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, साथ ही साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और इंटरडिपेंडेंसी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर इन्होंने सोशल फैक्ट को 2 टाइप के फैक्ट बताए, नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कितने टाइप में इन्होंने बाँटा था। आप सबको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वन लाइनर टाइप्स आपको नोट्स और वन लाइनर टाइप की आपको क्लास देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सोशल फैक्ट को कितने भागों में बाँटा गया, कौन-सी सॉलिडारिटी की बात किस समाज में कही गई, ये सारी चीज़ें जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं वहाँ, वो ये आपको यहाँ से सारे ही जो प्रश्न हैं वो आप यहाँ से आराम से कर लोगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है।
फिर फीचर ऑफ सोशल फैक्ट इन्होंने क्या बताया कि सामाजिक जो तथ्य हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला इन्होंने बताया कि दे आर थिंग्स, वे चीज़ें हैं। और एक्सटर्नल इन नेचर, मतलब प्रकृति में बाहर है, ऐसा नहीं है कि आप इंटरनली चीज़ों को सोचते हो। सोशल फैक्ट ऐसे नहीं है जो इंटरनली काम करते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल इन नेचर होते हैं। फिर सामाजिक तत्व प्रकृति में सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। फिर कंडीशन एंड सर्कमस्टांस, स्थिति और परिस्थिति जन्य होते हैं, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल फैक्ट के, और ये मतलब एकदम ही वन लाइनर है सोशल फैक्ट का, एकदम ही आपको ऐसे ही एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सोशल करंट क्या होता है, सामाजिक धाराएँ क्या होती हैं? जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग मैच वैच देखते हो, तो मैच में अगर कभी सिक्स किसी बैट्समैन ने मारा या कोई विकेट ले लिया, तो अचानक से पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा हो जाता है। एक साथ दु ताली बजाने लगता है, एक साथ एप्रिशिएट करता है, हूटिंग करता है। तो क्या किसी ने किसी को बताया था क्या कि मतलब विकेट लिया जाएगा तो ताली बजानी है, एप्रिशिएट करना है? नहीं, बल्कि एक सोशल वेव की, मतलब एक करंट की तरह चीज़ें आती हैं और लोग उसमें ये अपने आप को सम्मिलित करते हैं। जैसे कि हम लोग, मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल बताया, तो ये एक धारा है, एक करंट की तरह आती है, ठीक है? और ये इन्होंने सुई जनरस का भी कॉन्सेप्ट दिया था, इसी सोशल करंट को ही हाँ, सोशल करंट के ही कॉन्टेक्स्ट में। और उन्होंने बोला था कि ये हर जगह पाई जाती है, सामान्यीकृत होती है, समाज में एक वेव की तरह काम करती है। तो सुई जनरस का कॉन्सेप्ट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुई जनरस यही टर्मिनोलॉजी आपके लोग को पढ़नी है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया था कि डिवीजन ऑफ लेबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम था वो था डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें इन्होंने 3 डिवीजन बताए। पहला बताया कि कैसे श्रम विभाजन, कैसे हम लोग देखते हैं एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, किस तरीके से एनोमिक विभाजन होता है। फिर फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे हम लोग जात व्यवस्था में देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का खराब समन्वित विभाजन। ये 3 टाइप के डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग देखते हैं। एनोमिक में क्या है कि मतलब हम जो काम करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको काम नहीं मिल रहा, जॉब हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। फोर्स मतलब कास्ट सिस्टम जैसे, और पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि वॉर के बाद जो चीज़ें हम लोग जो डिवीजन ऑफ लेबर है, और मतलब बिल्कुल एक मिक्स मैच टाइप का जो कंडीशन हम देखते हैं, तो वही हम यहाँ पे पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। इन्होंने 3 टाइप डिवीजन ऑफ लेबर बताए थे, पहला एनोमिक, दूसरा फोर्स, तीसरा पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऐसा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कितने टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर दुर्खाइम ने बताए थे, ठीक। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं कि सुसाइट, जो इनकी एक और इम्पॉर्टेंट काम है, सोशल फैक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बाद सुसाइट में इन्होंने 2 लेवल बताए थे कि लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के आधार पर कितने टाइप के सुसाइट होते हैं, साथ ही साथ लेवल ऑफ रेगुलेशन के टाइप पे कितने टाइप के सुसाइट होते हैं। तो एकीकरण का सिद्धांत और विनिमयन का सिद्धांत। अब इंटीग्रेशन मतलब आप कितना ज़्यादा एकीकृत हो, मतलब कितने ज़्यादा आप समाज में समाज से आप कितना ज़्यादा जुड़े हुए हो, ठीक है। तो इगोइस्टिक अहंकारी सुसाइड होता है, जिसमें लोग अपने आप को सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है जो परोपकारी होता है, जैसे हम लोग मतलब जो आर्मी बेस में होता है, आर्मी में जो सुसाइड होती है वो, ठीक है। फिर लेवल ऑफ रेगुलेशन, अब कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा रूल रेगुलेशंस है, कितना ज़्यादा बाउंडेशन है सोसाइटी की। तो एनॉमिक्स मतलब अगर रूल रेगुलेशन आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है, एनॉमिक कंडीशन कोई ऐसा ब्रेकडाउन हो गया, कोई जो लाइफ की एक स्थिरता में लाइफ चल रही थी उसमें कोई ऐसा ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी चीज़ें हो गई कि आप मतलब बिल्कुल ही आपकी लाइफ का जो इक्विलिब्रियम था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो वो हम देखते हैं एनॉमिक आपका एनॉमिक सुसाइड, ठीक है। एनॉमिक सुसाइड क्या होता है, जब लाइफ का एकदम ही इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाता है। तो फैटलिस्टिक सुसाइड क्या होता है, भाग्यवादी। फैटलिस्टिक सुसाइड क्या होता है कि मतलब आप देख लो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे हर चीज़ मतलब ये माना जाता है कि रेगुलेशंस आपका बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 टाइप के आपको रेगुलेटरी वो सोसाइटी देखने को मिलते हैं, पहला एनॉमिक, दूसरा होता है आपका फैटलिस्टिक, ठीक। फिर आप देखते हो कि इन्होंने टोटम पे भी काम किया था, टोटम पे काम दुर्खैम ने किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मटेरियल एंड मोरल डेंसिटी इन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक सोसाइटी में पाई जाती है। जैविक समाज में पाए जाने वाले कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, मटेरियल और मोरल डेंसिटी, ठीक।
फर्टिलिस्टिक का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे सती प्रथा और ये सारी चीज़ें जो हम लोग पाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा लोगों को सोसाइटी में इतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन से बाउंड कर दिया जाता था कि लोग सुसाइड ही कर लेते थे। तो इस टाइप के जो सुसाइड होते हैं। तो इन्होंने बोला कि जैविक समाज में पाए जाने वाला भौतिक और नैतिक घनत्व मतलब जो समाज में जो आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या-क्या पाई जाती हैं चीज़ें, तो इन्होंने बोला कि मटेरियल डेंसिटी और मोरल डेंसिटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पाई जाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, इन्होंने 4 टाइप की आपकी सोसाइटी बताई थी। पहला बताया सिंपल सोसाइटी, जिसको इन्होंने सरल समाज बोला। दूसरा बोला सिंपली पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, सरल बहुखंडीय समाज। तीसरा बोला सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, जिसको इन्होंने बोला सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज। और चौथा था डबली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, जिसको इन्होंने बोला द्विमिश्रित बहुखंडीय समाज। एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सरल समाज, सरल बहुखंडीय समाज, सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज, द्विमिश्रित बहुखंडीय समाज। तो एग्ज़ाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्योंकि स्पेंसर ने भी कुछ इसी टाइप का डिवीज़न दिया था समाज को लेके, ठीक है? तो इन्होंने 4 बताया, सिंपल सोसाइटी, सिंपल पॉलीसेगमेंटल, सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल और डबली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। तो आपको ये चारों नाम एकदम याद होने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प नोट्स है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी भी है याद करना, ठीक है? फिर सोशल थियरी ऑफ रिलीजन में इन्होंने 2 टाइप की चीज़ें बताई थी, जिसको इन्होंने सेक्रेड और प्रोफेन बताया, जिसको पवित्र और अपवित्र में बाँटा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए पवित्र होती हैं, जैसे और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे डेली बेसिस की चीज़ें हैं, ठीक है? अब आप डेली बेसिस की चीज़ों को उतना मतलब अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो, तो अगर आप मंदिर में पूजा करते हो, तो पूजा के जो बर्तन होते हैं उसके लिए आप अलग से रखते हो, धुलने के लिए उसको अलग से साफ से धुलते हो, अच्छे से लाके पूजा वाले घर में रखते हो। लेकिन जो डेली बेसिस के बर्तन हैं वो मतलब इतना आप उसको केयर नहीं करते हो ना, आप कहीं पे रख देते हो क आराम से धुल मतलब आप समझ रहे हो कि एक हम स्पेशलाइज़्ड चीज़ें करते हैं जो प्रोफ़ेन होते हैं उसके साथ। जैसे अगर आप नारियल ला रहे हो और अगर आप वही नारियल आप चटनी के लिए ला रहे हो, तो आप कहीं पे भी उसको रख दोगे, ठीक है? लेकिन अगर वो सेम ही नारियल आप पूजा के लिए ला रहे हो, तो आप उसको आराम अच्छे से ऐसी जगह पे रखोगे, साफ-सुथरी जगह पे रखोगे, ठीक है? तो सेक्रेड और प्रोफ़ेन इन्होंने 2 टाइप की चीज़ें बताई थी कि रिलिजन में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, सेक्रेड चीज़ें होती हैं और प्रोफ़ेन चीज़ें होती हैं, ठीक? तो सीक्रेट क्या होता है जो पवित्र होता है और प्रोफेन क्या होता है जो डेली बेसिस पे चीज़ें हम मतलब करते हैं, जो हमारी डेली दिनचर्या है उसमें जो काम है, ठीक है? तो इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनकी पीएचडी थीसिस भी है। और आपको एक बात और याद भी रखना है कि जो एनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो मतलब मर्टर ने भी दिया है और दुर्खैम ने भी दिया है। तो सबसे पहले अगर किसी ने बात किया था तो एनॉमी पे दुर्खैम ने बात किया था। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये इनकी पीएचडी थीसिस थी जो 1893 में आई थी। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में आई थी। सुसाइड सुसाइड और ये आपको देखने को मिलेगा कि ये आपकी 1897 में आई थी। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, एजुकेशन एंड सोसाइटी 1924 और मोरल एजुकेशन 1925। और आपको ये भी याद रखना है कि जो दुर्खाइम थे ये पहले एजुकेशन के टीचर थे और ये भी एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ये भी याद रखना है कि दुर्खाइम जो थे वो एजुकेशन के प्रोफ़ेसर थे इसके पहले। और ये एडम स्मिथ से भी प्रभावित थे। तो आप तो कुछ-कुछ और जो जैसे जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, एडम स्मिथ ने इसको इकोनॉमिक्स में इस पे काम किया था, आप सबको पता है, ठीक है? लेकिन सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में इस पे दुर्खैम ने काम किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने एडम स्मिथ से लिया था, ठीक? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प नोट्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स है। जैसे मैंने आपको बताया जो सोसाइटी वाला नोट्स है, सिंपल सोसाइटी, सिंपली पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, सिंपली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, डबली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी और आपका रिलीजन पवित्र, अपवित्र, सेक्रेड, प्रोफेन, ठीक है? फिर जो आपका रेगुलेशन है, एनॉमिक है, फैटलिस्टिक है, अल्ट्रुइस्टिक है, इगोइस्टिक है, ठीक है? ये जो सोसाइट में 2 लेवल जो इन्होंने बताए थे, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रेगुलेशन। इंटीग्रेशन में इगोइस्टिक, अहंकारी, अल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी और लेवल ऑफ रेगुलेशन में एनॉमिक और फैटलिस्टिक, ठीक है?
किस तरीके से बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है और किस तरीके से किस तरीके से लाइफ की इक्विलिब्रियम ब्रेक होते हैं, तो बिल्कुल रेगुलेशन नहीं रह जाता है। तो 2 टाइप के इन्होंने बताया। और कितना ज़्यादा इंटीग्रेशन है सोसाइटी से, कितना ज़्यादा आप जुड़े हुए हो, उस पे भी इन्होंने 2 टाइप के बताया था। तो इगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक, ठीक। और डिवीज़न ऑफ लेबर भी इन्होंने 3 टाइप के बताया, एनोमिक डिवीज़न ऑफ लेबर, फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर और पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीज़न ऑफ लेबर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सुई जनरस का कॉन्सेप्ट किसका है ये आपको पता होना चाहिए। सोशल करंट क्या होती है, और सोशल फैक्ट के जो इनकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये थिंक की तरह होती है, एक्सटर्नल इन नेचर होती है, कोहेंसिव इन नेचर होती है, सर्वव्यापी और स्थिति और परिस्थिति की जन्य होती है, ठीक है। ठीक। और सोशल फैक्ट आपका 2 टाइप का होता है, नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। फिर इन्होंने कैसे प्री इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डिवाइड किया। प्री इंडस्ट्रियल में इन्होंने बोला कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पाई जाती है, और इंडस्ट्रियल या मॉडर्न सोसाइटी में उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक और इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। सिंथेटिक अप्रोच इन्होंने यूज़ किया। वार्डन में इन्होंने ये एज अ प्रोफेसर काम किए थे। प्रभावित किससे थे? अगस्त कॉम्ट, सेंट साइमंड, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू, इनसे ये प्रभावित थे। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया था। फंक्शनलिस्ट थे, प्योर फंक्शनलिस्ट थे। और अगर मैंने आपको बताया है कि हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड में अगर वेबर आते हैं, तो वेबर अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो गो विद द वेबर ने सबसे पहले यूज़ किया था। लेकिन अगर आपसे वेबर ऑप्शन में नहीं होते हैं, तो आप इमानुएल दुर्कheim के साथ जाओगे। और अगर आपको कोड बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है, तो आप दोनों ही लोगों ने इस पे काम किया था, और ये प्योर फंक्शनलिस्ट थे। आपको ये भी पता होना चाहिए। और कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से। तो आई होप इमानुएल दुर्कheim आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है। हर एग्ज़ाम में आपको सोशियोलॉजी के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा ये वन लाइनर नोट्स आपके लिए यूज़फुल होंगे। आपके जो भी सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जीडीसी हो गया, आपका जीआईसी का एग्ज़ाम है, और कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम है, तो वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके नोट्स थे, वो मैंने आपको अभी बताए। बहुत ही मतलब छोटा-सा वीडियो है, लेकिन बहुत यूज़फुल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। थैंक यू सो मच।